So hello my dear students, welcome to CBSE 2 Point. So students, as you all know, we are doing the solutions of your NCERT book for the 9th class maths. So students, we have already completed the 5 chapter solution, that means from 1st to 5th chapter. Now we are going to start the 6th chapter. So students, I want to tell you that if you have not completed the previous chapter, you must complete previous chapter to get better understanding of the coming chapter. Like 6th chapter बच्चों लाइन्स एंड एंगल्स है, तो ये कहीं ना कहीं जैसे हमने 5th चैप्टर किया यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो बच्चों ये भी अब ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। जैसे हम ट्रायंगल करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो भी आपका ज्योमेट्री का ही पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी और मैथ्स में फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे अगर आप स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आप मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू देता हूँ। तो वो कॉन्सेप्ट्स हमें क्या क्या करने हैं 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के पहले, उसको आइए अब हम लोग एक बार देखते हैं और फिर उसके बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए तो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, अगर आपको कंप्लीट थ्योरी करनी है तो आप फिर थ्योरी की वीडियो को रेफर कर लीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आपको एक्सरसाइज करने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेलेक्टिव कॉन्सेप्ट्स जो आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूँगा एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगल क्या होता है बच्चों? ये इंक्लिनेशन होता है बिटवीन टू लाइंस, आप सभी जानते हैं। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एंगल्स को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? एक्यूट एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? 0 से ग्रेटर होगी बट लेस देन क्या होगी? 90 होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या एंगल्स हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो एंगल आता है वो कौन सा है? एक्यूट एंगल है, आप सभी जानते हैं। तो ये एक्यूट एंगल यानी कि 0 से ग्रेटर होती है, यानी यहाँ पर x है तो x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, व्हाट इज़ एक्यूट एंगल। वैसे भी आपने इसको ऑलरेडी कर रखा है। बच्चों, राइट एंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री, यानी जिस एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है वो क्या होती है? आपकी राइट एंगल होती है। राइट एंगल आप यूज़ करते हैं जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पर आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कौन से ट्रायंगल में अप्लाई होता है? जो आपका राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या होता है? उसमें एक एग्जैक्टली वन एंगल जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। एग्जैक्टली वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से ग्रेटर होता है बट 180 से क्या होता है? स्मॉलर होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं आपका स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है वो क्या होता है बच्चों? स्ट्रेट एंगल। फिर बच्चों रेफ्लेक्स एंगल, जो कि जिसकी वैल्यू होती है 180 से ग्रेटर एंड लेस देन 60। तो बच्चों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेफ्लेक्स एंगल, और बाकी ये सारी चीज़ें आपको पता है। और स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स जो कि हमने बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस किया। इसके बाद आते हैं बच्चों, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन में आपको क्या क्या समझना है उस चीज़ को आपको देखना है कि बच्चों इस तरह से आपके लिए एक नया एंगल आता है, दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी क्वेश्चंस में आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके यू आर एबल टू फाइंड कि अदर एंगल क्या होने वाला है, या इसको यूज़ करके यू आर एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बच्चों वर्टिकली अपोजिट बहुत ही सिंपल सा एंगल है। आपको नेम से ही पता चल रहा है कि वर्टिकली अपोजिट यानी अपोजिट होना चाहिए और वर्टिकली होना चाहिए। तो बच्चों जैसे हम इस एंगल की बात करें, अगर मैं इसको 1 देता हूँ नेम और इसको 2 देता हूँ, तो 1 एंड 2, तो बच्चों इसके अपोजिट कौन सा है? अगर मैं 1 एंगल को कंसिडर करता हूँ जो कि ये है, तो बच्चों ये 1 एंगल है और ये आपका 2 एंगल है। इसको मैंने नेम दे दिया है फॉर टाइमिंग, आपको ऐसे समझना है। या फिर बच्चों आप इसको क्या बोल सकते हो? एंगल AOD भी बोल सकते हैं, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि AOD, ये वाला जो एंगल है जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये एंगल AOD है। और बच्चों ये क्या है? एंगल COB या BOC बोल सकते हैं। तो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो बच्चों 1 एंड 2 यहाँ पे क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। क्यों इक्वल होने वाले हैं? बिकॉज ये आपके क्या क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको नेम दे देता हूँ 3 एंड इसको 4,
तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए ये 3 एंगल है कंप्लीट और ये क्या है आपका 4 एंगल है। तो एंगल 3 इन द सेम वे इक्वल होगा एंगल 4 के। तो बच्चों इसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनने के लिए आपको दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग ये है आपको समझना है कि दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो आपका जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे वो आपके क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और उन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, यानी इक्वल टू ईच अदर होने वाली है। तो स्टूडेंट्स यही होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यू मे ऑल्सो रिकॉल द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म व्हेन टू लाइंस से ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर से एट द पॉइंट ओ। तो यहाँ पर बच्चों दो लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन आपकी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सी फिगर 6.4। तो बच्चों ये आपका फिगर है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर हम बात करें पेयर्स की तो यहाँ पर बच्चों कितने पेयर्स होने वाले हैं, 2 पेयर होने वाले। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आप सभी जानते हैं कि जो क्या हो रही है, इस तरह से क्रॉस कर रही है एक दूसरे पर, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कहीं पर इनका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन जो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है उसे बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। तो रिकॉल द नोशन ऑफ अ लाइन दैट इज एक्सटेंड्स indefinitely in both direction lines PQ and RS. In figure are intersecting line and in figure are parallel lines. Note that the length of the common perpendiculars at different points on these parallel lines is the same. This equal length is called the distance between two parallel lines. तो बच्चों ये distance क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। जब आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे और उसके अपोजिट जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो बच्चों उनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तभी ये लाइन क्या होंगी, आपकी पैरेलल होंगी। तो बच्चों ये पैरेलल लाइन होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सम है वो आ जाती है आपके सामने। अब एक्सम आपको समझना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सम। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म इज अ लाइन। तो बच्चों ये कहना चाहता है कि दो एंगल्स हैं और वो एडजेसेंट एंगल्स हैं और उन एंगल्स की वैल्यू कितनी है, 180 है। तो इस तरह से बच्चों आप बना सकते हो कि दो एंगल्स हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो बच्चों ये हो गया एक एंगल आपका 1 और ये बच्चों हो गया 2 एंगल्स। तो बच्चों 1 एंड 2 जो एंगल है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं बट इनका सम क्या है, 180 है। अगर ये 180 के इक्वल है देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म इज अ लाइन। तो बच्चों नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, तो बच्चों इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1 की जो नॉन कॉमन है वो कौन सी होगी, ये होगी, ये वाली, क्योंकि ये लाइन दोनों में आएगी। अगर हम 1 की बात करेंगे तो ये लाइन आने वाली और 2 की बात करेंगे तो ये आने वाली। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपकी नॉन कॉमन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो एंगल 2 की नॉन कॉमन और एंगल 1 की नॉन कॉमन कौन सी होने वाली है, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन होने वाली है। तो बच्चों यही आपको यहाँ पे समझना है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो ये क्या बनाती है, एक लाइन बनाती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजन द टू एग्जाम्स अबव टुगेदर इज कॉल्ड द लीनियर पेयर एग्जाम। तो इससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, दो लीनियर पेयर एग्जाम। लेट अस नाउ एग्जामिन द केस व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब हम देखेंगे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है। रिकॉल फ्रॉम अर्लियर क्लासेस दैट व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट नाउ। सी, तो अब बच्चों इसका प्रूफ है जो कि मैं ऑलरेडी आपके थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो बच्चों ये प्रूफ है बट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिर्फ स्टेटमेंट करने वाले हैं। तो इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों ये आपको अभी समझना है स्टेटमेंट कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होने वाले बच्चों, इक्वल होने वाले, ये चीज़ आपको समझना है। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया है कि जो आपका शॉर्ट में बहुत ही मैंने थ्योरी बताया, वैसे आप देखना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 है, उसमें लाइंस एंड एंगल्स आपका चैप्टर, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा जो मैंने आपको डिस्कस किया। तो बच्चों आ जाते हैं 6.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है।
तो इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी, तो बच्चों आप अगर देखोगे कि ए बी है और ये लाइन सी डी है, इंटरसेक्ट एट ओ। प्यारे बच्चों इंटरसेक्ट करती है कौन से पॉइंट पे? ओ पे इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद दिया गया इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई। तो बच्चों अब आपको एंगल को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, तो कौन सा एंगल का सम दिया गया? तो ए ओ सी ये एंगल है और बी ओ ई कौन सा एंगल है बच्चों? बी ओ ई। अगर हम ए ओ सी की बात करें तो बच्चों ये एंगल होगा, ये आपको लेना है। और बच्चों बी ओ ई की बात करें तो ये एंगल लेना है। तो इन दोनों को जब आप लेंगे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों का सम आपको कलेक्टिवली दिया गया है 70 डिग्री के इक्वल है। एंड बी ओ डी आपको इंडिविजुअल दिया गया है 40। तो बच्चों बी ओ डी जो ये वाला एंगल है वो प्यारे बच्चों कितना है? 40 है। तो बच्चों एक एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना है और मैं आपको एक एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, बस आपको कंप्लीटली इसको करना है, ठीक है? अगर आप 20 में देखेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको दिक्कत करेंगी। देन फाइंड एंगल बी ओ। तो बच्चों बी ओ ई को फाइंड करना है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा एंगल। अच्छा बी ओ यानी कि जो एंगल आपका 70 में इंक्लूडेड है उसी की वैल्यू इंडिविजुअली पूछी गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपको ये समझ में आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से, और फाइंड क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दो चीज़ें अगर आपको क्लियर है और थर्ड चीज़ जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों पहली चीज़ ये कि आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आंसर को फाइंड करना है। तो पहली चीज़ क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड एंड व्हाट द कॉन्सेप्ट दैट वी नो हैव टू बी यूज्ड हियर फॉर सॉल्विंग दिस। ओके, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि दो स्ट्रेट लाइन अगर हैं आपके पास तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स उसमें क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो प्यारे बच्चों आपको दिया गया है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो अगर ये वाली लाइन ले रहे हैं बच्चों, तो अगर आप ये वाली लाइन ले रहे हैं यानी ए बी, यानी ये कंप्लीट लाइन है बच्चों, और बच्चों हम सी डी की बात करें तो सी डी ये वाली हो गई। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इससे जो एंगल्स बनेंगे वो कौन से होंगे? तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये अलग लाइन सेगमेंट है, ये अलग लाइन है, बट आपको इन दोनों लाइन्स को देखना है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये एंगल अगर 40 है आपका, एंगल बी ओ डी जैसा कि ऑलरेडी गिवन है 40 के इक्वल है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ए ओ सी कितना होगा? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो डियर स्टूडेंट्स ये भी क्या होगा? 40 होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपका ए ओ सी 40 है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको रीज़न भी मेंशन करना होगा। तो ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। प्यारे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके ये होने वाले हैं। तो क्यों इक्वल होंगे? आपको एग्ज़ाम में इसका रीज़न भी देना होगा कि कोई भी दो एंगल्स इक्वल क्यों हो रहे हैं, कौन सी कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे अप्लाई हो रही है जिससे वो चीज़ें इक्वल हो रही हैं, ठीक है? तभी आपको अगर प्रॉपर नॉलेज होगी देन यू विल बी डेफिनेटली एबल टू डू दिस। ओके, तो बच्चों ये दोनों इक्वल हो गए। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि ए ओ सी को क्या मैं इस वाली इक्वेशन में यूज़ कर सकता हूँ? तो बच्चों ये इक्वेशन आपको पहले दी गई थी 70 के इक्वल है, तो क्या आप इसमें ए ओ सी की वैल्यू पुट करके क्या बी ओ ई को फाइंड कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम इसको करने वाले हैं। तो बच्चों आपको गिवन जो था वो आपको यूज़ करना है। तो गिवन क्या था बच्चों? गिवन था एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल है बच्चों 70 के। प्यारे बच्चों किसके इक्वल है? 70 के। तो बच्चों ए ओ सी बी ओ डी के इक्वल है और बी ओ डी हमारा कितना था? 40। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए ओ सी होगा वो भी कितना होगा? 40 होगा। और बच्चों यहाँ पर बी ओ ई आ जाएगा एज इट इज़ और ये इक्वल है 70 के। तो बच्चों एंगल बी ओ ई, बच्चों बी ओ ई इक्वल हो जाएगा आपका 70। और बच्चों ये चीज़ ट्रांसपोज होकर उधर जाएगी तो कितना आ जाएगा? 40। तो बच्चों 70 - 40 कितना होगा? 30। तो
प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंगल था BOE ये कितना होगा बच्चों, आपका 30 होगा। तो क्या आपसे फर्स्ट चीज़ यही पूछी गई थी कि बच्चों, फर्स्ट चीज़ क्या पूछी गई थी कि BOE एंगल कितना होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि BOE एंगल कितना आ गया मेरा 30। तो बच्चों एक आपका तो आंसर आ गया क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई, एंड रेफ्लेक्स ऑफ COE। तो बच्चों ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो फिर मैं अब रेफ्लेक्स डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग विल बी क्लियर अगर आप मेरी बातों को सुने हो, समझा होगा आपने, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू स्टूडेंट्स कि जो रेफ्लेक्स एंगल होता है वो क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल, किसी भी एंगल का अगर आपको रेफ्लेक्स फाइंड करना है तो वो एंगल आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो रेफ्लेक्स होता है बच्चों 360 डिग्री माइनस दैट एंगल। तो जैसे सपोज करिए 30 का आपको रेफ्लेक्स निकालना है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ जिससे आप इन चीज़ों को नोट कर पाएंगे। तो बच्चों अगर आपको रेफ्लेक्स फाइंड करना है तो बच्चों यहाँ पर रेफ्लेक्स के रिगार्डिंग आप समझ लीजिए दो तीन चीज़ें। रेफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल, तो माय डियर स्टूडेंट्स रेफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए पहले से। तो एंगल शुड बी नोन। जो एंगल है प्यारे बच्चों वो क्या होना चाहिए जिसका आपको रिफ्लेक्स निकालना है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एंगल शुड बी नोन। ऐसा नहीं है कि आप किसी अननोन एंगल का रेफ्लेक्स निकाल पाएंगे। तो एंगल आपका नोन होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल में भी हो सकता है। तो बच्चों सपोज करिए जो एंगल है फॉर एग्जांपल अगर वो 30 है, ठीक है। तो एंगल अगर 30 है तो इसका जो बच्चों रेफ्लेक्स होगा वो बहुत ही ईजिली आप फाइंड कर पाएंगे। आपको क्या करना है 360 से माइनस करना है उस एंगल को जिसका आपको रेफ्लेक्स निकालना है। तो अगर आपको इसका रेफ्लेक्स निकालना है तो 360 से क्या कर देंगे बच्चों माइनस, और 360 माइनस 30 बच्चों आप सभी जानते हैं कितना होगा 330। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आ जाएगा 330। तो इसी तरह से बच्चों आप इसको नोट कर सकते हो। फिर मैं आपको उस स्लाइड में चलकर बताता हूँ कि जो वहाँ पर क्वेश्चन है वो क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं COE। सबसे पहले चीज़ ये कि जो COE एंगल है वो मुझे पता होना चाहिए। COE एंगल पता होगा तभी आप उसका रेफ्लेक्स निकाल पाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल सी चीज़ बताइए, आपको ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल क्या होगा, तभी आप उसका रेफ्लेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, तो इसलिए आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स बना सकते हैं। तो बच्चों अब मैं इसको इरेज करूँगा और फिर हम आगे वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि जो COE होगा उसका रेफ्लेक्स। तो बच्चों रेफ्लेक्स निकालना है आपको। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, मैंने थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो एंगल है, ये सारे एंगल कहाँ पर बन रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि AB जो है एक लाइन है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो लाइन पर एंगल बनेगा उन सभी एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ से बच्चों ये कह सकते हैं सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन। AB क्या है बच्चों अ लाइन। तो ये अगर लाइन है देन वी कैन से एंगल AOC बच्चों, एंगल AOC प्लस एंगल COE बच्चों, एंगल BOE बच्चों, इनका सम जो होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी एंगल लाइन पर बन रहे हैं। तो आपको पता है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जो सम होता है इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। तो ये आपको समझना है यहाँ पर। अब आइए स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AOC और BOE आपको कलेक्टिवली पता है 70। तो क्या इन दोनों की प्लेस पर मैं 70 लिख सकता हूँ, या फिर आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं कि ये आपका हमने फाइंड किया था 40 और ये हमने फाइंड किया था 30, तब भी सम कितना आएगा 70। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप करेंगे तो आपको COE निकालने का चांस मिलेगा, और ये बच्चों होगा 180 के। तो बच्चों COE ये एंगल का सिंबल, एंगल COE
अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ। तो जो एंगल COE होगा वो आपको फाइंड करना है। तो एंगल COE किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 180 और माइनस प्यारे बच्चों कितना होगा? 70। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये कितना आएगा बच्चों? 110 आएगा। कितना आएगा? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 110। तो एंगल COE कितना आ गया बच्चों? 110 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमें फाइनल आंसर नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि हमें इसका रेफ्लेक्स फाइंड करना है। तो बच्चों अगर रेफ्लेक्स फाइंड करना है तो अभी आपका लास्ट स्टेप रिमेनिंग है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? रेफ्लेक्स, तो इसको इरेज कर सकता हूँ। आप एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम इसको आगे कंप्लीट कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो बच्चों 110 हमने निकाला था COE को। तो बच्चों 110 COE को हमने निकाला है। अब आगे की प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो सिंस वी हैव फाइंड COE 110 डिग्री, देन reflex of angle COE will be equals to 360 degree minus COE। तो बच्चों 360 डिग्री माइनस 110, प्यारे बच्चों ये इक्वल होगा किसके? 250 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों ये आपका सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर होने वाला है। तो बच्चों आपने देखा कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया। सबसे पहले हमने वर्टिकली अपोजिट को डिस्कस किया, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्या किया? रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल कैसे फाइंड करते हैं उसको हमने डिस्कस किया। कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? एंगल को फाइंड करेंगे। अगर आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले आप एंगल को फाइंड करेंगे, देन आप उससे क्या कर पाएंगे? रिफ्लेक्स को फाइंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आपको आ गया होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना चाहता हूँ। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 कि इन फिगर 6.14 बच्चों आपके सामने एक फिगर दिया गया है 6.14 और उसके रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? आपको इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और रीड करने के बाद क्या करना है? आपको उसका आंसर देना है। तो बच्चों अगर आप इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे तो यहाँ पर लिया गया है कि लाइन XY है आपके पास। तो बच्चों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि लाइन जो है वो क्या है? आपकी XY है और MN है जो कि इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर? ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये XY लाइन है और ये कौन सी लाइन है? MN लाइन है। तो बच्चों XY और MN लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर। और इफ POY, तो बच्चों POY जो एंगल है, तो आप देख सकते हैं ये P पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये Y पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों POY जो एंगल है वो माय डियर स्टूडेंट्स आपको गिवन है किसके इक्वल? 90 के इक्वल गिवन है एंड A/B इक्वल्स टू 2:3। तो प्यारे बच्चों ये A पार्ट है और ये B है। तो बच्चों ये आपका रेशियो दिया गया है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ गिवन है आप उसको लिख लेंगे कि गिवन क्या है। तो बच्चों गिवन है आपके पास एंगल POY, क्योंकि जो चीज़ गिवन है उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो POY 90 है और A/B प्यारे बच्चों कितना है आपका? 2:3 है। तो प्यारे बच्चों A/B कितना है? 2:3 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है C। अब बच्चों C को एक बार हम देख लेते हैं कि C कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों C कहाँ पर है? आपका नीचे दिया गया है, यानी कि जो XON एंगल है ये कौन सा एंगल है? C एंगल है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि क्या चीज़ हमको गिवन है और क्या चीज़ बच्चों आपको फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो क्या चीज़ गिवन है और क्या फाइंड करना है इस चीज़ को आपको यहाँ पर देखना है। तो बच्चों एक चीज़ मुझे सिंपल सी आप बताइए
कि जो एंगल पी ओ वाई है वो 90 है। अगर वो पी ओ वाई 90 है और एक्स वाई जो है आपकी एक लाइन है। तो बच्चों आप सभी को मैंने अभी बताया कि जो आपके किसी भी लाइन पर एंगल्स बनेंगे उन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपने लीनियर पेयर एग्जाम में कर रखा है बच्चों कि आपके जो एंगल्स का सम होगा किसी भी लाइन में। लीनियर पेयर एग्जाम क्या कहती है? लीनियर पेयर एग्जाम ये कहती है कि जितने भी आपके किसी भी लाइन पर एंगल बनेंगे अगर हम उनको सम कर दें यानी कि उन सबको ऐड कर दें तो वो आपका कितना हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूं कि पी ओ वाई आपको 90 दिया है और आप ये कह सकते हो कि पी ओ एक्स, तो एक्स वाई लाइन पर जो हम एंगल देख रहे हैं वो देख रहे हैं अभी फिलहाल पी ओ एक्स और पी ओ वाई, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि एम ओ एक्स और पी ओ एम और पी ओ वाई का जो सम होगा वो कितना होगा 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एग्जाम के अकॉर्डिंग एक लाइन पर बन रहे हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग इसको नोट करते हैं कि जो हमारे एंगल होंगे यानी पी ओ एक्स, तो बच्चों एंगल पी ओ एक्स प्लस बच्चों एंगल पी ओ एम, पी ओ एक्स बच्चों सॉरी एम ओ एक्स आप कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये होगा आपका एम ओ एक्स, क्या होगा एम ओ एक्स। तो एम ओ एक्स कर लेंगे आप इसको, एंगल एम ओ एक्स। अभी हम रेशियो की बात बाद में करेंगे, अभी हम देख रहे हैं एम ओ एक्स एंगल जो है और जो एंगल पी ओ एम है यानी कि पी ओ एम, एंगल पी ओ एम और प्यारे बच्चों एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई, इन सब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स 180 डिग्री के इक्वल होगा। और क्यों होगा इसको आपको लिखना है। तो इसको बच्चों लिखना है लीनियर पेयर एग्जाम। किससे होगा ये? लीनियर पेयर एग्जाम के थ्रू होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपके लाइन पे एंगल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारा पी ओ वाई जो है, पी ओ वाई वो है 90, तो मैं यहाँ पे पी ओ वाई को 90 लिख देता हूँ। तो बच्चों ये आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो बच्चों इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ एम और प्लस 90 डिग्री, प्लस क्या हो गया प्यारे बच्चों 90 डिग्री और ये इक्वल होगा किसके 180 के। तो एंगल एम ओ एक्स प्लस पी ओ एम और बच्चों ये 90 उधर जाएगा तो आप सभी को पता है माइनस में हो जाएगा, यानी 180 माइनस क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और बच्चों 180 माइनस 90 क्या होता है आप सभी को पता है, क्या होता है 90 होता है। तो 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बच्चों यहाँ पर हम जो ये इक्वेशन है इसको नोट करेंगे। फाइनली आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि जो अब हमें नेक्स्ट आगे प्रोसीड करना है वो इस इक्वेशन के थ्रू प्रोसीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसको मैं इरेज करना चाहूँगा, आप देख लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर एज टू बी वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, फिर आपको सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सी फाइंड करना है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे क्या करना है। वो जो इक्वेशन आई है फाइनली वो आई है एंगल एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ एम इक्वल्स टू कितना हो गया है 90 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये 90 हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आपका A/B है वो कितना है आपका 2:3 है। तो बच्चों यहाँ पर जब भी आपको रेशियो दिया जाता है तो आपको पता है कि रेशियो जो होती है वो एक सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है और रेशियो अगर सिंप्लीफाइड वैल्यू है तो हम क्या करेंगे वहाँ पर 1 यूनिट रेशियो को ले लेते हैं। तो बच्चों A को मैं यहाँ पर लेट कर सकता हूँ कि जो A होगा वो कितना होगा 2x होगा। तो यानी कि ये एंगल 2x होगा, यानी MOP या POM 2x होगा। इसी तरह से एंगल MOX, तो बच्चों एंगल MOX कितना होगा 3x होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल जो मेरा POM है वो 2x है,
क्योंकि इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए एंगल कितना है आपका 2x है और ये बी जो है वो कितना है MOX, यानी कि वो कितना है 3x है। तो बच्चों बी आपका 3x है और ए 2x है, तो मैं कह सकता हूँ बी मेरा MOX है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3x लिख सकता हूँ। और POM की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, POM की जगह लिख सकता हूँ 2x, और ये इक्वल होगा किसके 90 के होंगे। आई होप स्टूडेंट ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों इसको जब मैंने इरेज किया है तो मेरे पास 3 + 2 कितना आ गया है प्यारे बच्चों 5x आ गया है, और 5x कितना है 90 है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू को निकाल सकता हूँ जो कि मेरा 1 रेशियो होगा, तो 90/5। बच्चों 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो नीचे कहाँ पर आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 90 को, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 18 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मेरा x 18 होगा तो a कितना होगा, आप बताइए 2 × 18, क्योंकि मैं x की वैल्यू को यहाँ पे रख सकता हूँ, वो कितनी होगी 36 हो जाएगी। और प्यारे बच्चों b जो होगा वो कितना होगा आपका, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर b जो होगा वो 3x होगा, क्योंकि यही आपका b है MOX, तो वो कितना होगा 3x होगा। तो मैं b के रिगार्डिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो मेरा ये रेशियो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों b कितना आएगा 3x आएगा, और 3 × 18 आ जाएगा, तो 3 × 18 प्यारे बच्चों कितना होगा 54 डिग्री। तो बच्चों यही चीज़ आपसे नहीं पूछी गई थी, आपसे क्या पूछा गया था, c पूछा गया था। तो आइए बच्चों अब हम लोग c को फाइंड करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ मुझे बताइए कि जो c है, अगर मैं उस एंगल की बात करता हूँ तो वो आपका क्या है NOX है, क्या है NOX। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट होगा, किसके वर्टिकली अपोजिट होगा, इस वाले एंगल के। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है, और डियर स्टूडेंट्स जो आपका ये वाला एंगल है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये इस लाइन और कौन सी लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो जो XY लाइन है उसके इंटरसेक्शन से बन रहा है। ओके, तो XY लाइन है और ये क्या है आपका MN है। तो XY और MN के इंटरसेक्शन से ये बन रहा है। तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि जो XON होगा, यानी जो एंगल C होगा, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, उसकी वैल्यू होगी MOP और POY के सम के इक्वल। तो आइए बच्चों इसको हम लोग आगे चलते हैं, करते हैं कंप्लीट, क्योंकि हमें A B मिल चुके हैं और मुझे C फाइंड करना है, तो बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जो C होगा वो इक्वल होगा आपका एंगल MOP, एंगल MOP प्लस एंगल POY, एंगल POY। तो MOP कितना है, MOP आप कह सकते हैं कि सर A है, और POY आपको ऑलरेडी गिवन है प्यारे बच्चों 90 है। तो जो एंगल C होगा वो एंगल A यानी कितना है प्यारे बच्चों 36 है, और डियर स्टूडेंट्स ये कितना है आपका 90 है। तो आप इन दोनों को बच्चों सम करेंगे तो ये आएगा 6, और 9 और 3 कितना आएगा 12। तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि जो एंगल C होगा वो प्यारे बच्चों कितना होगा आपका 126 होगा। तो इस तरह से आप एंगल C को फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब आपने इस चीज़ को मेंशन किया है कि एंगल C = A + 90, तो बच्चों यहाँ पर आपको ये कहना है कि ये दोनों जो एंगल हैं वो कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कैसे एंगल है डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो प्यारे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे ये। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ आप मेंशन करोगे। रीज़न क्या है इसका, तो इसका रीज़न बच्चों यही है कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो बच्चों मैं एक बार फिर से आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको ये डायग्राम दिया गया था, फिगर दिया गया था 6.14 जो कि आपकी बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट है। तो बच्चों XY एक लाइन थी और MN एक लाइन थी जो कि इंटरसेक्ट कर रही थी, कहाँ पर, O पर इंटरसेक्ट कर रही थी। ओके स्टूडेंट्स, इफ POY 90, तो POY 90 ऑलरेडी गिवन था एंड A/B 2:3 और फाइंड C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लीनियर पेयर एग्जाम का यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि लीनियर पेयर एग्जाम में जितने भी एंगल्स आपके लाइन पर बनेंगे
उन सब एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप आराम से जितने भी एंगल यहाँ पर बन रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया MOX है और आपका बच्चों MOP है और POY है। तो इन सबको जब हमने 180 के इक्वल कर दिया तो डियर स्टूडेंट्स हमें वहां से एक इक्वेशन मिल गई कि A + B कितना होगा, आपका 90 होगा, बिकॉज यहाँ पर आपका POY ऑलरेडी 90 गिवन था। ओके स्टूडेंट्स, तो POY और इस तरह से 90 हो गया। तो जब हमने 90 पुट कर दिया तो मुझे A एंड B में एक रिलेशन मिल गया, जहां से हमने उस रेशियो को जो 2:3 दिया था वहां पर 1 यूनिट रेशियो लेट करके हमने A और B की इंडिविजुअल वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब बच्चों A और B की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करने के बाद जो चीज़ आपसे पूछी गई थी C, उसको आपने निकालना था। तो उसको निकालने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट थी बच्चों वो A की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल में यूज होगा वो आपका क्या होगा, A यूज होगा। क्या यूज होगा? A यूज होगा और 90 यूज होगा। तो बच्चों A + 90 जो होगा वो इसके वर्टिकली अपोजिट बन रहा है। तो अगर इसके वर्टिकली अपोजिट बन रहा है तो मैं कह सकता हूं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर आपके इक्वल होंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर आप C को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि A आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। तो जो C की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, A + 90 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, आपके वर्टिकली अपोजिट है। तो बच्चों यही आपको फाइंड करना था, क्योंकि C आपसे पूछा गया था, तो C को हमने फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया डियर स्टूडेंट्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जितने भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर हैं वो डेफिनेटली आपके क्या होने वाले हैं, लीनियर पेयर एग्जाम पे बेस्ड होने वाले। तो बच्चों लीनियर पेयर एग्जाम है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बिकॉज लास्ट 2 क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने 2 कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर एग्जाम। तो बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो थ्योरम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपकी 6.1 में एक ही थ्योरम है, और जो आपकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है लीनियर पेयर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर एग्जाम का यूज़ करना है। तो बच्चों लीनियर पेयर एग्जाम, जैसा कि मैंने आपके साथ इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर किसी भी लाइन पर कोई भी एंगल्स बन रहे हैं तो उन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई बच्चों एंगल PQR। तो आप दिख रहा होगा एंगल PQR। PQR एंगल कौन सा है प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल है। और बच्चों PRQ ये वाला एंगल है। तो आपको दिया गया है, दोनों में रिलेशन है कि PQR, जो एंगल PQR है वो प्यारे बच्चों इक्वल है PRQ के, वो एंगल इक्वल है PRQ के। ओके स्टूडेंट्स, देन आपको प्रूफ करना है PQS = PRT। तो बच्चों ये चीज़ आपकी गिवन में आ जाएगी, आप समझ सकते हैं उसको कि ये गिवन है। और आपको यहाँ पे लिखना है टू प्रूव दैट, क्या है बच्चों, टू प्रूव दैट। तो बच्चों जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो बच्चों ये दिया गया है आपको PQS और इक्वल टू कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, PRT। तो स्टूडेंट्स PQS = PRT। तो अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है कि 2 पॉइंट पर लीनियर पेयर एग्जाम को अप्लाई करना है। दैट मीन्स बच्चों अगर आपकी जो ST लाइन है, आप देख सकते हैं ये ST लाइन है और ये पॉइंट Q है, तो इस पॉइंट Q पर आपके 2 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो R पॉइंट है प्यारे बच्चों, R पॉइंट पे भी आपके कितने एंगल बन रहे हैं, 2 एंगल बन रहे हैं। तो डेफिनेटली आप Q एंड R पॉइंट पर एक सेम लाइन में लीनियर पेयर एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों जब मैं Q पॉइंट पर देखूंगा तो आप मुझे एक चीज सिंपल सी बता सकते हो कि जो एंगल होगा आपका SQP या PQS, तो PQS और बच्चों प्लस PQR, ये एंगल है आपका बच्चों PQR, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। क्यों, यहां पर आपको रीजन देना है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या आप लिख सकते हैं बच्चों लीनियर पेयर एग्जाम बाय लीनियर पेयर एग्जाम। तो बच्चों लीनियर पेयर एग्जाम से हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, 180, यानी ये मेरी बच्चों हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसको डाल देंगे आप। इसके बाद स्टूडेंट्स R पॉइंट पे आप देखेंगे PQ
PRS और PRT, यानी जो ये एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों का सम, यानी PRS प्लस PRT, जो एंगल है PRT, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और बच्चों रीजन आपका यहाँ पर फिर वही आने वाला है कि ये कैसे हो रहा है, ये लीनियर पेयर एक्सम से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी समझना कि यहाँ पर हम लीनियर पेयर एक्सम को कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ST जो लाइन है आपकी, इसी में हम डिफरेंट पॉइंट पर लीनियर पेयर एक्सम को अप्लाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी लाइन पर, अगर कितने भी एंगल बन रहे हैं तो उस पॉइंट के अराउंड जितने भी उस लाइन पे एंगल बनेंगे उन सब का सम क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट पर जितने भी आपके लाइन पे एंगल्स बनेंगे उन सब का जो सम होगा वो प्यारे बच्चों कितना होगा, 180 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो 1 और 2 इक्वेशन है उसका अगर राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी ये 180 है और ये 180 है, तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ बच्चों कह सकता हूँ कि जो इसका LHS होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं हम LHS को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। तो आइए बच्चों अब हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे जिससे आपको ये चीज़ें मैं आगे करके दिखाऊं। तो बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट्स बना सकते हैं। तो बच्चों जब हम इसका LHS इक्वल करेंगे तो जो इक्वेशन है वो क्या आने वाली है वो आपको देख, क्योंकि RHS एंड RHS इक्वल है। तो बच्चों डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो इसके LHS होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों LHS को मैं देखूंगा अगर, तो एंगल PQS आ रहा है और बच्चों एंगल PQR आ रहा है। प्यारे बच्चों ये इक्वल होगा इस वाली इक्वेशन के LHS के, यानी PRS, और बच्चों इक्वल होगा प्लस PRT, एंगल PRT। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हम कैसे ला सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बच्चों इस चीज़ को अब मुझे इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे आगे प्रोसीड करना है तो मैं इसको आगे इरेज करूंगा। तो बच्चों आइए अब हम लोग देखते हैं हमारे पास आगे क्या करना है। तो बच्चों अभी तक हमने ये लीनियर पेयर एक्सम को यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास जो चीज़ गिवन थी उसको हमने यूज़ नहीं किया है। तो पहले बच्चों जो चीज़ गिवन है अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया है तो इट्स टाइम टू यूज़ दैट व्हाट इज़ गिवन। तो बच्चों PQR और PRQ इक्वल है, तो आप डेफिनेटली PQR की जगह पे क्या लिख सकते हैं, PRQ लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एंगल PQS, यानी इसी इक्वेशन को मैं रीराइट कर रहा हूँ बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इक्वेशन वही है मेरे पास जो मेरी RHS को इक्वल करने पर मिली है, इक्वेशन वही है, तो उसी को मैं रीराइट कर रहा हूँ बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो हमें गिवन था वो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। तो अब हम उसको क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब आगे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी प्यारे बच्चों, एंगल PRS और एंगल PRT। तो बच्चों एंगल PRT और PRQ कर लीजिए आप इसको, क्योंकि यहाँ तक आप ले सकते हैं इसको। तो PRQ कर लीजिए और PRT। तो डियर स्टूडेंट्स PRQ और PRQ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं कह सकता हूँ PQS इक्वल हो जाएगा PRT के। डियर स्टूडेंट्स यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है कि आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, PQS इक्वल टू PRT। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेथड होता है, ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसके बेसिस पे आप थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे और
आगे कैसे कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमने थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। तो बच्चों स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इन फिगर 6.16, तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है प्यारे बच्चों, जो उसमें 6.1 एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है कि क्या क्या गिवन है। तो इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो बच्चों डब्ल्यू प्लस जेड आपको यहाँ पे देख लेना कि w एंगल ये है और z एंगल ये है। तो प्यारे बच्चों w प्लस z का जो सम है वो इक्वल है x प्लस वाई के। तो बच्चों x एंड y कहाँ पर है, अगर आप देखें तो x एंड y यहाँ पर है। अब बच्चों यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि दैट AOB इज अ लाइन। तो जो बच्चों AOB होगी वो एक लाइन है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे इस चीज को। तो बच्चों यहाँ पर आपको जब भी कोई भी चीज लाइन की फॉर्म में ना दी हो, लाइक आपको ये चीज ना बताई गई हो कि ये एक लाइन है, तो आप कभी भी उसको लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बच्चों ये चीज आपको ऑब्वियस सी लग रही होगी कि AOB एक लाइन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देखेंगे, जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उसमें कहीं पर ये कुछ मेंशन नहीं है कि AB एक लाइन है या फिर व्हाटएवर। तो यहाँ पर अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख भी रही है तब भी आप इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ रही होगी, क्योंकि यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है कि AOB एक लाइन है। तो बच्चों अगर आप इसको लाइन पहले से ही कंसीडर कर लोगे तो प्रूफ क्या करोगे। तो बच्चों डेफिनेटली यहाँ पर हम लीनियर पेयर एग्जाम को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि लीनियर पेयर एग्जाम आप कब यूज़ करोगे और लीनियर पेयर एग्जाम कब यूज़ नहीं करोगे। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन गिवन होगी तभी हम लीनियर पेयर एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं, यानी उस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सब एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। लेकिन अगर आपको लीनियर पेयर एग्जाम अप्लाई करना है, अप्लाई नहीं कर पाओगे जब आपको लाइन गिवन नहीं है। तो लाइन गिवन नहीं होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लीनियर पेयर एग्जाम को अप्लाई नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लाइन गिवन नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल होगी। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, और उसके बेसिस पे अगर हम इस चीज़ को प्रूफ कर लेते हैं कि ये जो AB लाइन है, ये जो AOB लाइन है, इसके O पॉइंट पर जितने भी आपके जो एंगल बन रहे हैं एक साइड पर, वो अगर इक्वल है 180 के, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों x एंड y का अगर सम 180 होगा या फिर w एंड z का सम 180 होगा, तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये एक लाइन होने वाली है। लेकिन अगर सम 180 हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली ये लाइन नहीं होगी। तो जैसा कि क्वेश्चन में प्रूफ करना है, तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं, कंप्लीट करते हैं कैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन को करोगे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूँ तो आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि जो आपका कोई भी पॉइंट होता है उस पर आप इस तरह से काफ़ी सारे एंगल्स बना सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप क्या बना सकते हो, एंगल बना सकते हो। लेकिन इन सब एंगल्स में ये खास बात होती है कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और पूरा घूमकर ऐसे आ रहे हो, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जितने भी एंगल बन रहे हैं यहाँ पर सभी एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। वो मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, 360 होगा। क्योंकि ये बच्चों आपने पढ़ रखा है, इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो बच्चों यहाँ पर आपको कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो कंप्लीट एंगल प्यारे बच्चों क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो इसको नोट कर लेंगे कि जितने भी एंगल्स आपके पॉइंट के अराउंड बनते हैं, यानी आपने कोई भी पॉइंट लिया और उस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम कितना होगा, 360 होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो अगर ये एंगल आपके सारे कंप्लीट हो रहे हैं पॉइंट के अराउंड, तो इन सब का जो सम होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा, 360 होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी का यूज़ करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। अब हम इस डायग्राम में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका पॉइंट है प्यारे बच्चों वो कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है, और इस O पॉइंट के अराउंड आप देख सकते हो एक एंगल आपका X बन रहा है, एक W बन रहा है, एक Z बन रहा है, और एक प्यारे बच्चों क्या बन रहा है, Y बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ अराउंड द पॉइंट O, around the point O
तो अराउंड द पॉइंट ओ बच्चों में क्या कह सकता हूँ कि जो एंगल x होगा, जो एंगल w होगा और जो एंगल z होगा और जो एंगल आपका y होगा, उन सब का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। डेफिनेटली आप इस चीज़ को कह सकते हो बिकॉज ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। तो अब बच्चों आइए देखिए, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया, आइए देखते हैं अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया गया, तो x एंड y में हमें इन्फॉर्मेशन पता है, तो क्या इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना होगा, 360 होगा। तो x प्लस वाई और w प्लस जेड, तो बच्चों x प्लस वाई एंड w प्लस जेड इक्वल है, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि w प्लस जेड की प्लेस पर क्या आ सकता है, x प्लस वाई, और बच्चों यहाँ पर x प्लस वाई ऑलरेडी गिवन है इक्वल टू 360। तो प्यारे बच्चों x प्लस एक्स कितना होगा, 2x, और y प्लस वाई कितना होगा, 2y। तो बच्चों इससे क्या आप दो कॉमन ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इतना नोट कर सकते हैं जिससे मैं आगे कर सकूं इसको, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे कंप्लीट। तो दो अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा। तो प्यारे बच्चों अगर हमने इसको कॉमन लिया है तो मुझे x प्लस वाई फाइंड करना है, तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 360 अपॉन में 2 हो जाएगा, जो कि डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो बच्चों x प्लस वाई अगर 180 है तो x आपका ये था और ये y था, ये इस लाइन पर बन रहा है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि वी आर एबल टू प्रूव कि किसी भी लाइन पर जो एंगल बन रहे हैं x एंड y, उनका सम 180 है। तो अब हम लीनियर पेयर एग्जाम का कन्वर्स यूज़ कर सकते हैं कि किसी लाइन पर अगर 180 एंगल बन रहा है तो डेफिनेटली वो एंगल क्या होने वाली है, वो लाइन क्या होने वाली है आपकी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होने वाली। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो एंगल बन रहे हैं वो आपके क्या बन रहे हैं, 180 बन रहे हैं, 180 बन रहे हैं, तो ये आपकी क्या होने वाली, एक लाइन होने वाली है। तो इस तरह से बच्चों कह सकते हैं आप कि सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, आपको लिखना पड़ेगा सिंस x प्लस वाई हैंस AOB विल बी अ लाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, लीनियर पेयर एग्जाम का रिवर्स। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, लीनियर पेयर एग्जाम का क्या लिखना है, रिवर्स लिखना है, यानी कि आपको लिखना है कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम। तो जो लीनियर पेयर एग्जाम है उसका ये क्या होने वाला है, कन्वर्स होने वाला है। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने इस चीज़ को कैसे किया है। अगर आपको लाइन नहीं गिवन है, ये आपका की पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि अगर लाइन नहीं गिवन है तो डेफिनेटली आप उसको लाइन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है, आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। बच्चों स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीड कर देता हूँ। व्हाट इज स्टेटमेंट कि इन फिगर 6.17, तो बच्चों ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लाइन्स एंड एंगल्स में आपका 6.17 फिगर है, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि POQ इज अ लाइन। तो बच्चों POQ क्या है, आपकी एक लाइन है। तो पहले बच्चों आप देख सकते हो ये आपका P पॉइंट है और बच्चों ये O पॉइंट है, और डियर स्टूडेंट्स ये कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट है। तो इसमें POQ एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। तो जो रे OR है बच्चों, आप OR देख सकते हैं, ये एक रे है और यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रही है, मतलब जो लाइन PQ है इस पे ये स्टैंड कर रही है, तो ये 90 डिग्री बना रही है। तो आपको परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो आप समझ जाइए जब भी परपेंडिकुलर आपको वर्ड मिलता है तो प्यारे बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है, आपको ये समझना है कि परपेंडिकुलर अगर आपको वर्ड मिलता है तो इसका मीनिंग होता है 90 डिग्री। यानी कोई भी अगर आपको लाइन गिवन है
तो वो आपकी क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो बच्चों ये आप समझ लीजिए क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो बच्चों ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी का मतलब है कि ए बी स्टैंड्स एट सी डी विथ एंगल 90 डिग्री, विथ एंगल। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा ज्योमेट्रिकली, आपको मैं वो भी बता देता हूँ कि बच्चों ये ए बी लाइन थी आपके पास, आप देख सकते हैं, और इस तरह से मैंने क्या किया है बच्चों, इसको सी डी लाइन को बना दिया है। तो सी डी लाइन बच्चों इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी ये आपकी क्या होने वाली है बच्चों, सी डी लाइन होने वाली है। ये कौन सी लाइन होने वाली है, ये आपकी सी डी लाइन होने वाली है। तो ये बच्चों क्या होगा, 90 डिग्री। तो इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, कंसिडर करना है कि व्हाट इज परपेंडिकुलर वर्ड। तो बच्चों आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन। तो OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन, तो OS बच्चों आपके पास अनदर रे है और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है कि ये कौन सा एंगल बना रहा है। तो आपको भी क्या करना है, एक जनरल कंसिडर कर लेना है कि ये एंगल कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता ये कौन सा एंगल होगा। तो ये एंगल बच्चों कुछ भी हो सकता है, मीनिंग कि जो आपकी रे बनाएगी, कौन सी रे बना रही है, OP एंड OR। तो बच्चों आप देख सकते हो कि सॉरी OS है, जो आपकी रे है बच्चों वो कौन सी है, OS है, वो आपकी अनदर रे है लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। तो ये कह रहा है कि जो OS रे है, ये वाली रे, ये OR और OP के बीच में लाई कर रही। तो ये आपकी OR थी परपेंडिकुलर वाली और जो ये OP है, ये आपकी जो लाइन थी POQ, उसी का एक पार्ट है, तो इसके बीच में लाई कर रही है। तो बच्चों ये चीज़ आई होप आप समझ गए होगी कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन होती है हमें उससे कैसे डिकोड करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझ पाओगे तभी आप उसके सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करोगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से एक्चुअली, देन आप कैसे प्रोसीड करेंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन आफ्टर दैट वी विल अप्लाई अवर नॉलेज, जो भी हमने कर रखा है, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि प्रूफ करना है। तो ये एट द एंड आपका क्वेश्चन जो है ये प्रूफ का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रूफ का अगर हमारा क्वेश्चन है तो हम इसको डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे से प्रूफ करेंगे। बस हमें क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूज़ करना है। और जब हम प्रूफ करने जाते हैं बच्चों, तो ROS आपको इक्वल दिया गया है 1/2 QS एंड POS, माइनस दिया गया है एंड POS। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो मेन एंगल है वो 3 एंगल है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ आपको प्रूफ में लेकर आने। तो ROS एंगल कौन सा है, तो मैं अगर ध्यान से देखता हूँ तो ROS एंगल ये वाला है। तो एट द एंड ये वाला एंगल आपको प्रूफ करना है, किसके इक्वल प्रूफ करना है, QOS। तो बच्चों QOS एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। और बच्चों POS कौन सा एंगल है, ये वाला है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका हाफ होना चाहिए। जो ROS एंगल है इन दोनों के डिफरेंस का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो यही चीज़ है बच्चों, एट द एंड हमें जो प्रूफ करनी है, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम वो भी समझ चुके हैं, और जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है हम वो भी समझ चुके हैं। तो डेफिनेटली आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जब भी आपके पास प्रूफ वाला क्वेश्चन हो तो उसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि जो चीज़ आपको लानी है आप उसको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो। मतलब ROS, QS और POS को इस डायग्राम से हम कैसे ला सकते हैं। तो बच्चों इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ROS एंगल है, यानी कि कौन सा एंगल, ROS ये वाला एंगल है। तो बच्चों इस वाले एंगल को आप कैसे ला सकते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों ROS को मैं लिख सकता हूँ ये पूरा एंगल माइनस ये वाला एंगल। कहने का मीनिंग ये हुआ कि एंगल SOQ माइनस ROQ, अगर इस SOQ से ये जो पूरा एंगल है इससे मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ROS मिल जाएगा।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं एंगल आर ओ एस को क्या ये लिख सकता हूँ एंगल एस ओ क्यू? तो ये चीज आपको डायग्राम से समझनी है बच्चों। तो आर ओ एस एस ओ क्यू लिख सकता हूँ। तो एस ओ क्यू, तो बच्चों एस ओ क्यू ये पूरा आ गया, मतलब उसमें ये चीज़ हमारी एक्स्ट्रा आ गई, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये चाहिए था। तो अगर हमें ये चाहिए था तो हमारे पास ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा है, तो इस वाली चीज़ को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, आर ओ क्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आर ओ क्यू। बताइए बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, जो आपको आर ओ क्यू दिया गया है, आप इस इंफॉर्मेशन से बता सकते हैं कि ये वाली लाइन इस पे 90 डिग्री बना रही है, तो डेफिनेटली आर ओ क्यू कितना होगा, 90 होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ एंगल आर ओ एस एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। तो क्या करना है, आप इससे ज़्यादा इसको प्रोशीट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को प्रोशीट नहीं कर सकते और अभी आपका और भी कुछ पार्ट रह गया है, तो आप उसको हमेशा क्या नेम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है नेम, बिकॉज मैं इसके आगे इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूंगा कि और क्या इन्फॉर्मेशन मैं क्वेश्चन से फाइंड कर सकता हूँ। फिर दोनों इन्फॉर्मेशन को क्या करना होता है, क्लब करना होता है, मीन्स उन दोनों को कंबाइन करके हमें फाइनल आंसर को लाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं। तो जैसे बच्चों हमने आर ओ एस को इधर से अभी कंसिडर किया था, क्या मैं उसी तरह से इस आर ओ एस एंगल को इस साइड से भी कंसिडर कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली इस साइड से भी कंसिडर कर सकता हूँ। कैसे, देखिए। तो बच्चों इसको मैं एक बार इरेज कर दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, आर ओ एस एंगल को हमें फिर से फाइंड करना है, बट इस टाइम में क्या कर रहा हूँ, इस आर ओ एस एंगल को मैं लिख सकता हूँ ये एंगल माइनस ये एंगल, क्योंकि मैं अगर इस पूरे एंगल को ले रहा हूँ तो अगर मैं इस पूरे एंगल को लूँगा तो ये 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि ये 90 है मेरा और ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अगर ये 90 होगा पूरा, तो मेरा कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, आर ओ एस में कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, तो आर ओ एस में आप कहेंगे सर ये वाला एंगल एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस एंगल को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आर ओ एस होगा बच्चों, जो आर ओ एस होगा वो डियर स्टूडेंट्स होगा आर ओ पी, या पी ओ आर भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ पी ओ आर माइनस पी ओ आर माइनस एस ओ पी, या पी ओ एस भी लिख सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में पी ओ एस है तो इसलिए मैंने पी ओ एस भी ले लिया, या आप फिर एस ओ पी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों एक चीज़ सिंपल सी बताइए कि जो मेरा एंगल पी ओ आर है वो कितना होगा। आप कह सकते हैं कि सर वो 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि जो आपका आर ओ क्यू था बच्चों वो कितना था, 90 था, और पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन दी गई है आपको क्वेश्चन में। तो इस बार जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन को अज्यूम नहीं किया था, बट यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं कि पी ओ क्यू इज गिवन। तो अगर पी ओ क्यू इज गिवन, देन आई कैन डेफिनेटली से कि आर ओ क्यू प्लस आर ओ पी 90 होगा, या पी ओ आर 90 होगा। तो अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, एक लाइन जो आपको दी गई है, सिंस पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ये गिवन है आपको। तो बच्चों ये अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक लाइन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पी ओ आर और प्लस बच्चों क्या होगा, आर ओ क्यू, वो कितना होगा बच्चों, 180 होगा, और आर ओ क्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं 90। तो मैं ये कह सकता हूँ पी ओ आर प्लस 90 इक्वल टू कितना होगा प्यारे बच्चों, 180 होगा। तो बच्चों अगर 180 है और ये 90 है तो ये ट्रांसपोज होकर के राइट हैंड साइड में जाएगा, तो उस वजह से मैं पी ओ आर को फाइंड कर सकता हूँ। तो पी ओ आर बच्चों कितना होगा, 180, और माइनस कितना होगा, 90।
तो बच्चों 180 माइनस 90 क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 90 होता है। तो इस तरह से आपने 90s को फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू कि आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, और हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो बच्चों जो फाइनली हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है कि जो POR है वो कितना है प्यारे बच्चों, 90 है। तो बच्चों POR कितना होने वाला है आपका, 90 होने वाला है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं आगे हम कैसे इसको करेंगे। तो POR को हम क्या करेंगे, 90 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं POR को 90 कर देता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनने वाली है वो बनेगी ROS, और ये 90 है। और बच्चों POS हमें ऐसे ही रख देना एज इट इज़। तो बच्चों ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके आगे मैं इसको प्रोसीड नहीं कर सकता। अब मुझे देखना है कि मेरे पास 2 इक्वेशन दी गई है, मतलब 2 इक्वेशन हमने बना ली है, वी हैव मेड 2 इक्वेशंस। तो नाउ हाउ कैन वी कंबाइन बोथ इक्वेशन टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों सिंपल सी चीज़ है कि अगर इसमें 1/2 लाना है तो ये 1/2 कहाँ से आया होगा। आप कह सकते हैं कि सर ये 2 अगर क्रॉस में रहा होगा इसके प्रीवियस स्टेप में, तो अगर क्रॉस में रहा होगा तभी आपका नीचे 2 आया होगा। तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो बच्चों कि मुझे 2 ROS चाहिए। तो 2 ROS कैसे मिल सकता है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो 2 ROS कैसे मिलेगा, आप इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 2 ROS मैं कह सकता हूँ बच्चों ये अब बीच वाला जो है ये आपके काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उससे इक्वेशन नंबर 2 फाइनली फाइंड कर लिया। तो बच्चों ROS यहाँ पर है और ROS यहाँ पर है, तो मैं LHS को LHS से ऐड करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बीच वाला, आपने इसको नोट ही कर लिया होगा जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो बच्चों हमारे पास अब आपका फोकस होना चाहिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में कि हम क्या कर रहे हैं। तो बच्चों हम 1 एंड 2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है बच्चों, यहाँ पे 1 एंड 2 को ऐड करना है तो आपको लिख देना है कि बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो बच्चों जब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हमेशा जब भी आप इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो LHS होती है वो LHS से ऐड होती है, और जो RHS होती है वो किससे ऐड होती है, RHS से ऐड होती है। तो आपको बस वैसे ही एज इट इज़ ऐड कर देना है इक्वेशंस को, LHS से ऐड होगा। तो बच्चों जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका LHS है ROS, और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका भी LHS क्या है, ROS। यानी मैं कह सकता हूँ कि ROS 2 बार आएगा, क्योंकि LHS से ऐड हो रहा है। तो ROS प्लस ROS क्या होगा, 2 ROS। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ 2 ROS। तो बच्चों 2 ROS के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो RHS आपका इस तरह से है कुछ, RHS में 2 टर्म होने वाली हैं। तो RHS में प्यारे बच्चों अगर आपकी 2 टर्म होने वाली हैं तो एंगल SOQ -90 प्लस 90, बच्चों मैं RHS को RHS से ऐड कर रहा हूँ, और एंगल POS। तो बच्चों 90 से 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन स्टूडेंट्स आप इतना नोट कर लीजिए जिससे मैं आगे प्रोसीड कर सकूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बड़ा है, तो आपको देखना है इसको कैसे आप कंप्लीट करते हो, और डेफिनेटली आप इसको रिवाइज भी करोगे तभी आपको बेनिफिट होगा NCERT करने का। तो मैथ में बच्चों रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं अब हमारे लिए सबसे यूज़फुल जो चीज़ है वो मेरी फाइनल इक्वेशन है, जो मैंने LHS और RHS को ऐड करके फाइंड की है। तो बच्चों LHS RHS को जो ऐड करके मैंने फाइंड किया उसको मैं अब यहाँ पर टॉप पे लिखने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको हम इरेज करेंगे बच्चों, और हम आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों जो इक्वेशन है फाइनली वो है 2 एंगल ROS
और बच्चों यहाँ पर डेफिनेटली प्लस एंड माइनस में थे 90, तो दोनों आपके 90s क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो फाइनली बचेगा वो बचेगा SOQ, तो SOQ हो गया और माइनस POS हो गया। तो बच्चों आप सभी को पता है SOQ लिखा हो या QOS लिखा हो, दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं। तो SOQ को हम क्या लिख सकते हैं, QOS भी लिख सकते हैं और इसको POS भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 है, तो ROS मुझे अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आपकी क्या होने वाली है, फाइनल स्टेटमेंट होने वाली है, जो कि हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी एकदम, मैंने आपको कैसे करवाया। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर एक बार देखते हो तो हो सकता है चीज़ें आपको क्लियर ना हो, तो डेफिनेटली एक बार देखने पर अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो आप दोबारा देखिए, 2 बार में नहीं होती तो 3rd टाइम देखिए। लेकिन अगर आप सिंसियरली इसको देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स हमने 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है और कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करना है और आपको ये देखना है कि आप कैसे इसको प्रॉपरली समझ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई भी जो इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डायग्राम या फिगर नहीं दिया गया, तो जब आपके पास फिगर नहीं होता है बच्चों तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसका रीज़न ये मैं आपको ऑलवेज हमेशा के लिए बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री में जब भी आपको फिगर नहीं दिया होगा तो आपका टाइम फिगर बनाने में भी थोड़ा बहुत जाएगा। तो बच्चों इसलिए आपको फिगर हो सकता है 1 टाइम में आपको सही ना बने, फिर आपको दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड कि स्टूडेंट हमारे लिए जो फिगर है ज्योमेट्री में वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिगर के बेसिस पे ही हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं ज्योमेट्री में कि व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से, कहाँ पर कौन सी लाइन बनेगी, कहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा। अगर वो एंगल आपके अकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं बन पाता है या फिर सपोज करिए ऊपर बनता है नीचे बनता है, मतलब आपकी विजिबिलिटी उसके लिए डायग्राम की या फिगर की इम्पॉर्टेंट है कि आप उस डायग्राम को जो आप बना रहे हो, जब आपको फिगर डायग्राम नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो आप जब फिगर बना रहे हैं तो उस चीज़ को आप समझ पाएँ कि ये फिगर ऐसे बन रहा है, तो इससे हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ज्योमेट्री में जब भी आपको फिगर नहीं होगा तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा और फिर आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना होगा। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, फिर फिगर बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन जो हमको यहाँ पर गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो एंगल XYZ है वो आपको याद रखना है कितना है बच्चों, 64 डिग्री है। तो ये आपको याद रखना है 64 डिग्री होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका कितना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। ये 640 नहीं है प्यारे बच्चों, ये क्या है 64 डिग्री है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। तो बच्चों जब NCERT बुक आप अपनी देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लियरली ये 64 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये अगर आपका 64 डिग्री XYZ देन XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है, ये स्टेटमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो बच्चों XYZ एंगल को आप 2 तरह से बना सकते हो। एक तो आप ऐसे बना सकते हो XYZ, और डियर स्टूडेंट्स एक ऐसे आप बना सकते हो XYZ, और दोनों ही सेम है। आपको पता है कि हम बीच वाले पॉइंट को लेते हैं, तो XYZ एंगल मेरा ये भी है और XYZ मेरा एंगल ये भी है। लेकिन बच्चों जब XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, तो जब आप XY को प्रोड्यूस करेंगे तो XY आपका कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर जब प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे प्रोड्यूस होगा। फिर यहाँ पर आगे कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो आपके लिए बेस्ट फिगर कौन सा होगा, ये वाला, तो डेफिनेटली ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि जो XY प्रोड्यूस की गई है वो आपको सीधे एक स्ट्रेट दिख रही है यहाँ पे,
जबकि यहाँ पर आपको ऐसे दिख रही है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो कि P पॉइंट तक प्रोड्यूस की जा रही है। तो यहाँ पर P आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, P आएगा। तो बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए जो सुटेबल फिगर है, आंसर दोनों से आ जाएगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट फिगर है वो कौन सा है, ये वाला, क्योंकि एक्स वाई पी यहाँ पे स्ट्रेट जा रही है आपके साथ, ठीक है। और जबकि यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी ट्रांसवर्सल टाइप से है। तो आपको ये देखना है कि एक्स वाई जेड सॉरी एक्स वाई को जब प्रोड्यूस करेंगे तो आपका कैसा यहाँ पर बनने वाला है। तो मुझे ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो जैसा कि दिया है आपको खुद ही कि ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों आपको गिवन इन्फॉर्मेशन से क्या करना है, एक फिगर को ड्रॉ करना है। तो बच्चों आइए देखते हैं हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, और डेफिनेटली यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं अच्छे से। तो बच्चों आइए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक्स वाई को प्रोड्यूस करेंगे तो एक्स वाई को आपको हॉरिजॉन्टल रखना है। तो बच्चों इस तरह से आपका कुछ बनने वाला है, मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या था जी, एक लाइन थी। फिर बच्चों यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनाएंगे तो ये आपका एंगल बन जाएगा, जो कि कितना है प्यारे बच्चों, 64 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर देना है। तो बच्चों उसके पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ सबसे पहले। अब बच्चों एक्स वाई यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, तो एक्स यहाँ पर आएगा और वाई कहाँ पर आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा, क्योंकि एक्स वाई को आप प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर वाई एक्स को बोलता तो हम उधर ले जाते। तो आपको यहाँ पे लेटर का सीक्वेंस भी ध्यान देना है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस करें, तो एक्स वाई आपका इधर आएगा। तो ड्रॉ फिगर, अब देखिए एक हम एक्स वाई को प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो बच्चों एक्स वाई को जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो यहाँ से मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी ऐसी। तो बच्चों एक्स वाई को मैंने क्या किया है, प्रोड्यूस कर दिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। और इसको हमने क्या किया, इससे ज्वाइन कर दिया है। तो बच्चों एक्स वाई को हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। यस, दिस इज बेस्ट। तो एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, अब पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। तो बच्चों ये पॉइंट कितना होगा, पी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ड्रॉ करना है फिगर, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमने ड्रॉ कर लिया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई टू। अब बच्चों यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं। तो मेरे पास ये पॉइंट जेड होगा और आपसे आगे कह रहा है कि जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू लाइन। तो बच्चों अब ये जेड वाई पी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो ये बाइसेक्ट हो रही है, और ये अगर बाइसेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि बाइसेक्ट क्या होता है। तो बाइसेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो बाइसेक्ट ऐसे होगा, यानी आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। तो बच्चों ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल जो बन रहा है वो क्या करेगा, आपको इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ऐसी लाइन बनानी है। तो बच्चों देख सकते हो आपने, मैंने बना दिया है। और रे वाई क्यू क्या है, ये वाली लाइन आपकी रे वाई क्यू है। तो बच्चों ये आपका फाइनल डायग्राम होने वाला है, जो कि आपका बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक्स वाई क्यू एंड रेफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो बच्चों रेफ्लेक्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो उसमें मैंने आपको बताया है फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए आप वीडियो को सीक्वेंस से अगर देखेंगे तब भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो 5 और 6 क्वेश्चन दोनों ही आपके कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपको ध्यान से समझना है और चीज़ों को प्रॉपरली कंप्लीट करना है तो डेफिनेटली स्टार्टिंग से आप कंप्लीट करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। तो बच्चों जो बाइसेक्टर होता है, अब मैं बाइसेक्टर के बारे में आपको 2 लाइन बता देता हूं कि बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों। तो बाइसेक्टर माय डियर स्टूडेंट्स होता है, इट इज़ अ लाइन। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, इट इज़ अ लाइन। तो बच्चों इट इज़ अ लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल। तो एंगल को जो बाइसेक्ट करेगी उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं बच्चों, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब एक्स वाई क्यू निकालना है। तो बच्चों एक्स वाई क्यू आप देख सकते हो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। और एक्स वाई जेड हमें ऑलरेडी गिवन है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये ऑलरेडी गिवन है 64। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है
ये वाला एंगल को फाइंड करना, क्योंकि एक्स वाई क्यू आप तभी निकाल सकते हैं क्योंकि एक्स वाई क्यू जो एंगल है वो प्यारे बच्चों कितना है, पूरा एंगल है। यानी आप देख सकते हैं कि एक्स वाई क्यू में कौन सा एंगल आएगा, एक्स वाई और जेड भी आएगा और जेड वाई क्यू भी आएगा। तो पहली चीज़ आपको ये फाइंड करनी है। उसके बाद बच्चों रेफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना है। तो रेफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंगल का अगर आपको रेफ्लेक्स निकालना है तो उसके वो एंगल आपको पता होना चाहिए। तो ये वाले एंगल का रेफ्लेक्स निकालना है। तो ये वाले एंगल का रेफ्लेक्स क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो एंगल बाहर की तरफ निकला है। तो स्टूडेंट्स बाइसेक्टर मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए बच्चों, बाइसेक्टर अगर आप समझ चुके हैं तो बाइसेक्टर के बाद हम इसके सॉल्यूशंस को आइए करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं, हमारे पास 64 एंगल है और जो कि वाई क्यू है वो क्या है बच्चों, बाइसेक्टर। तो बच्चों डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, रेफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा एक्स वाई क्यू पे। तो बच्चों एक्स वाई क्यू आपका ये। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ बताइए, अगर ये बाइसेक्टर है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। तो अगर बच्चों ये एंगल मैं एक्स लेट कर लेता हूँ तो ये भी कितना होगा, एक्स। तो प्यारे बच्चों एक्स प्लस 64, क्या मैं लिख सकता हूँ 180? क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एग्जाम से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये क्या होगा बच्चों, आपका 180 होगा। ओके, तो बच्चों x प्लस एक्स कितना होगा, 2x प्लस 64 और इक्वल होगा 180 के। तो प्यारे बच्चों 2x होगा 180 माइनस कितना होगा बच्चों, 64। तो 64 और 180 से आप माइनस करेंगे बच्चों तो आप डेफिनेटली यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। तो 64 में आएगा बच्चों आपका 116 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 2x 116 है तो x बच्चों कितना होगा, 116/2 हो जाएगा। और 116/2 का मतलब होता है बच्चों 58 डिग्री। आप 2 से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बच्चों ये एंगल आपका कितना हो गया, 58 और ये भी 58। तो बच्चों यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एग्जाम। तो अब आई होप बच्चों आप 6 क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो डेफिनेटली जो चीज़ें मेंशन करने वाली हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से करवाया है कि क्या मेंशन करना है, आपको कैसे लिखना है। तो ये लेट जो मैंने लेट किया है ये भी आप प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, लेट क्यू वाई जेड इक्वल्स टू क्यू वाई पी इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स मान करके हमने लीनियर पेयर एग्जाम का यूज़ करके बच्चों इससे एक्स फाइंड कर लिया है। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स अगर आपको x यहाँ पर मिल चुका है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्यू वाई एक्स को फाइंड कर सकते हैं या एक्स वाई क्यू को। तो बच्चों फ्रॉम फिगर एंगल एक्स वाई क्यू कितना होगा, तो एक्स वाई क्यू जो होगा बच्चों वो होगा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू या क्यू वाई जेड। तो सॉरी बच्चों एक्स वाई क्यू होगा यहाँ पर। तो एक्स वाई क्यू आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने एक्स को फाइंड कर लिया है। प्यारे बच्चों अगर हमने एक्स को फाइंड कर लिया है तो डेफिनेटली एक्स वाई क्यू को मैं फाइंड कर सकता हूँ कि क्योंकि मुझसे एक्स वाई क्यू पूछा गया। तो बच्चों एक्स वाई क्यू जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, एक्स वाई और क्यू। तो बच्चों यही आपका एक्स वाई क्यू होगा क्योंकि यही आपका क्या होने वाला है, एक्स होने वाला है। तो एक्स वाई बच्चों एक्स होगा जो कि कितना होगा, 58 डिग्री। तो बच्चों एक्स वाई क्यू जो है वो आपका 58 आ गया और आपसे क्यू वाई पी का रेफ्लेक्स पूछा है। तो बच्चों क्यू वाई पी जो एंगल है वो यहाँ आपका पी था, ठीक है बच्चों। तो क्यू वाई पी एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी एक्स के इक्वल है बिकॉज क्यू वाई क्या थी, बाइसेक्टर थी। तो बच्चों क्यू वाई पी जो था वो आपका 58 होगा। तो प्यारे बच्चों अगर 58 होगा तो मैं इसका रेफ्लेक्स निकाल सकता हूँ। तो बच्चों रेफ्लेक्स के रिगार्डिंग अगर आपको नहीं पता है तो जिस भी एंगल का रेफ्लेक्स निकालना है आप उसको 360 से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और जो आंसर आएगा वही क्या होगा, रेफ्लेक्स। तो बच्चों रेफ्लेक्स क्या होगा, 360 माइनस 58। तो प्यारे बच्चों 360 माइनस 58 कितना आ जाएगा आपका 302 डिग्री। तो बच्चों यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि कैसे हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। डेफिनेटली ये दोनों लास्ट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए बिकॉज इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन और थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से अप्लाई करना होगा तभी आप इसको करेक्टली कर पाएंगे।
तो स्टूडेंट्स आई होप 6.1 आपको प्रॉपरली समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम 6.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप 6.1 को रिवाइज कर सकते हैं और फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली नोट्स बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।